दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। घर में घुसते ही प्रतिमा के बिगड़ते तेवर देख श्रवण भाप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुराकर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा न होता। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना न देती उसे चैन नहीं मिलता था। जलपान के साथ साथ बतरस पान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रतिमा का मूड बिगड़ा हुआ है। वह प्रतिमा से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी प्रतिमा, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। महीने का अंतिम दिन होने के कारण बैंक में ज्यादा काम था। मैं तुम्हारी देरी का कारण समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ, प्रतिमा बोली। फिर हमें भी तो बताओ, इस चांद से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों? श्रवण ने पूछा। दोपहर को अमेरिका से बड़ी भाभी का फोन आया था कि कल माताजी हमारे पास पहुंच रही हैं। प्रतिमा चिंतित होते हुए बोली। इसमें इतना उदास व चिंतित होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वे जब चाहें आ सकती हैं। श्रवण हैरानी से बोला। आप समझ नहीं रहे, अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लगा, अब वे हमारे ही साथ रहना चाहती हैं। अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तन की उठा पटक रहेगी। एकता कपूर के सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे न करके माँ से कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। श्रवण चटकारे लेते हुए बोला। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान सूखी जा रही है, प्रतिमा बोली। चिंता तो मुझे होनी चाहिए, तुम सास बहू के शीतयुद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। न माँ को कुछ कह सकता हूँ न तुम्हें। कुछ सोचते हुए श्रवण फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियां एक झटके में उड़नछू हो जाएंगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहें। आपको याद है, पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थीं। देखो प्रतिमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वे अकेली हो गई हैं, उनका स्वभाव बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक छत्र राज था वो अब नहीं रहा। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। उन्हें कभी अमेरिका तो कभी यहाँ हमारे पास आकर रहना पड़ता है। वे खुद को बंधन में महसूस करती हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उन्हें अपनापन लगे। उनको हमसे पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, चाहे नाटकीयता से ही सही। श्रवण प्रतिमा को समझाते हुए बोला। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, प्रतिमा ने आश्वासन दिया। तो सुनो प्रतिमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुंचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट न लगे, बस फिर देखो। श्रवण बोला। इसका उपाय भी बता दीजिए आप, प्रतिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ आए तो सिर पर पल्लू रखकर चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ प्रणाम कर देना, श्रवण ने समझाया। यदि माँ जी इस तरह से खुश होती हैं तो यह कोई कठिन काम नहीं है, प्रतिमा ने कहा। एक बात और, कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार पूछ लेना, होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनमानी हो उस बात के विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में जी माँ जी का मंत्र जपती रहना। फिर देखना माँ की चहेती बहू बनने में देर नहीं लगेगी। श्रवण ने अपने तर्कों से प्रतिमा को समझाया। आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना, आखिर माँ तो मेरी ही है, मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए श्रवण सोने के लिए चला गया। प्रतिमा ने सुबह जल्दी उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी, साथ ही उनकी जरूरत की सभी चीजें भी वहां रख दी। हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर प्रतिमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
पोते को न देखकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे गुड्डू को नहीं लाए? माँ जी वह सो रहा था। प्रतिमा बोली, बहू आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है। माँ जी ने समझाते हुए कहा, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रतिमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी व बच्चों की बातें होती रहीं। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है, उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता गुड्डू दौड़ता हुआ आया और दादी के पांव छूकर गले लग गया। माँ जी आप पहले फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहते हुए प्रतिमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते श्रवण बोला, प्रतिमा कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम तो बहुत मोटे बनाती हो। प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर श्रवण बोला, ठीक है, माँ जी से पूछकर ही बनाऊंगी। माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रतिमा कामवाली से न करवा के खुद ही करती थी, क्योंकि पिछली बार कामवाली से माँ जी की कोई चीज छू गई थी तो माँ जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्रवण को एक फाइल न मिलने के कारण वह बार बार प्रतिमा को आवाज लगा रहा था। प्रतिमा थी कि सुनकर भी अनसुना करके माँ के कमरे के काम करती रही। तभी माँ जी बोली, बहू तू जा, श्रवण क्या कह रहा है सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी ने तेल मालिश के लिए शीशी खोली तो प्रतिमा ने शीशी अपने हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी मैं लगाती हूँ। रहने दे बहू, तुझे घर के और भी बहुत काम हैं, थक जाएगी। नहीं माँ जी, काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तेल लगाते लगाते प्रतिमा बोली, माँ जी आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी और आपके बाल तो और भी सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे बाबूजी जरूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे। कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई हैं। प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, गुड्डू के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट, शरारती कहीं की, कैसी बातें करती है। देख गुड्डू स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नवयौवना की तरह शर्मा गईं। शाम को प्रतिमा को सब्जी काटते देख माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई घर में गईं तो प्रतिमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी मुझे भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनानी नहीं आती, आप सिखा देंगी। ये कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वह तुम्हारे में नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मसाले दे, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी। और तो और गुड्डू की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। अब प्रतिमा को गुड्डू को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा। इस तरह प्रतिमा के सिर से काम का भार कम हो गया था। साथ साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। श्रवण को प्रतिमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वह यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए श्रवण तो पास ले आया। जब प्रतिमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो ही मैं चलूंगी, अन्यथा नहीं। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही है, श्रवण का मन है तो चली जा, गुड्डू को मैं देख लूंगी। माँ जी ने शांत स्वर में कहा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था कि श्रवण को कटहल की सब्जी पसंद है, इसलिए फ्रिज से कटहल निकाल कर बना दिया। चपातियां बनाने के लिए प्रतिमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रतिमा तुम खाना लगा लो, रोटियां मैं सेकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होंगी, आप बैठिए, मैं गरम गरम रोटियां बना कर लाती हूँ, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। सभी को एक साथ बैठकर खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गईं। श्रवण को दिवाली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने प्रतिमा को आवाज लगाई। प्रतिमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दीजिए ना। श्रवण ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी।
आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थीं। श्रवण व प्रतिमा जानते थे कि माँ को पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनकी कोई विशेष जरूरतें थीं, बस उन्हें तो अपना मान सम्मान चाहिए था। अब घर में कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो प्रतिमा माँ से जरूर पूछती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख से प्रतिमा की प्रशंसा के फूल ही झरते। दिवाली पर घर की सफाई करते करते प्रतिमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गरम पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। यह सब देखकर श्रवण बोला, माँ मैंने तो सुना था बहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर। प्रतिमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ बोली, माँ जी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। प्रतिमा की बात सुनते ही माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो श्रवण चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति जरूर ली जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है। यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले में उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटी का स्नेह मिलेगा, इसकी तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। प्रतिमा के घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। दिवाली नजदीक आ गई थी। माँ व प्रतिमा ने मिलकर पकवान बनाए। लगता है इस बार की दिवाली एक विशेष दिवाली रहेगी। सोचते सोचते श्रवण बिस्तर पर लेटा ही था कि अमेरिका से भैया का फोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज होकर गई हैं। तब से मन बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदिनी भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले, पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माफी मांगकर प्रायश्चित करना चाहते हैं, अन्यथा हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। आगे उन्होंने जो बताया वह सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतजार था, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली थी। इस बार दिवाली पर प्रतिमा ने घर कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देखकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अपनी खुशी को छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस इसलिए खुश हूँ। नजर मत लगा देना हमारे प्यार को। प्रतिमा खुश होते हुए बोली। दिवाली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू लाल रंग का एक डब्बा है, उसे ले आ। प्रतिमा ने जी माँ जी कहकर डब्बा लाकर दे दिया। माँ ने डब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकाला। हार प्रतिमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। दिवाली इसे पहनकर मनाओ, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गईं। प्रतिमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुझे बार बार घड़ी की ओर देखते हुए प्रतिमा ने पूछा तो मैंने टाल दिया। दीप जलाने की तैयारी हो रही थी, तभी माँ ने आवाज लगाकर कहा, श्रवण जल्दी आओ, गुड्डू के साथ फुलझड़ियाँ भी तो चलानी हैं। मैं 7:30 बजने का इंतजार कर रहा था, तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज आई। मैं समझ गया मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ, सेलिब्रेशन शुरू करें। हाँ हाँ चलो। प्रतिमा को आवाज लगाते हुए माँ कुर्सी से उठने लगी तो नंदिनी भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वादों की झड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे बोले ही जा रही थीं, खुश रहो, आनंद करो, आदि आदि। भाभी जैसे ही पांव छूकर उठी तो माँ आश्चर्य से देखती रह गईं। आश्चर्य के कारण पलक झपकाना ही भूल गईं। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर, एक बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रतिमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। माँ ने पुनः आशीर्वचन देते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर लग रहा था दिवाली के शुभ अवसर पर अन्य दीपों के साथ माँ के हृदय रूपी दीप भी जल उठे हों, जिनकी ज्योति ने सारे घर को जगमग कर दिया।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।